हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू सीटेड विद एसपी सर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, जिसमें जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है क्लास 6, 7, 8 की हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारी जियोग्राफी है क्लास 6, 7, 8 की, उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। और जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, इसकी क्लास 6 की पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, क्लास 7 की पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, मैराथन क्लासेस हैं। और ये आपकी पॉलिटी क्लास 8 की आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और आपको पता ही है कि हम लोग पहले चैप्टर डिस्कस करते हैं और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये इस चैप्टर का 14 दिसंबर 2024 को क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम लोग समझेंगे। और फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है। और फिर ये 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। इसी तरीके से पहले और 1 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन हैं। तो जिस चैप्टर से जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं इसको। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, चैप्टर फर्स्ट है ये क्लास 8 का, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम लोग यहाँ से समझते हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। जी बिल्कुल, बात सही है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वो सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। जरूरी नहीं है कि जिनके पास अपने संविधान है तो वो लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला यह है कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध कर देता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होना चाहिए। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। क्या होता है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में ही मिलता है। कहाँ मिलता है? संविधान हमें देता है। लोकतांत्रिक समाजों में अक्सर संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। संविधान के लिए देश का कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है, उसके लिए सब समान है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि जो बहुसंख्यक हैं, जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं, उनके लिए वो बड़ी आसानी से उपलब्ध है, और जो अल्पसंख्यक हैं बेचारे, उनको वो चीज़ बड़ा मुश्किल से मिल पा रही है या तो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी यानी कि वर्चस्व कहते हैं, जिसे वर्चस्व कहते हैं, अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहा जाता है। संविधान क्यों होना चाहिए ये बताओ। देखिए, संविधान, इसका तीसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं
ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मतलब जरूर ठीक है, हमारा कोई बड़ा हित होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि वो नुकसानदायक भी हो। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है कि राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतंत्र बनने वाला कौन सा देश है, तो वो नेपाल है। कब की बात है? 2008 की बात है। भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स की अगर बात की जाए तो औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। स्वतंत्र भारत को कैसा? स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार भी होगा। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। भाई, ये काम किसी एक आदमी के वश में तो था नहीं, ठीक है। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। अगला पॉइंट देखिए, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के कुछ आयाम, की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा, भारतीय संविधान के कुछ आयाम हैं जिसमें हमारा फेडरलिज्म, संघवाद आ जाता है। संघवाद इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं, कोई डाउट नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। क्या? पंचायती राज व्यवस्था ये शासन का तीसरा स्तर है। संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए, अपने काम के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिल पाते हैं या मिलते हैं। संसदीय शासन पद्धति। देखिए, संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका इसमें होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो और कैसी भी क्यों ना हो। शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे होता है? देखिए, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन भी बना रहता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है।
मौलिक अधिकारों वाला खंड जो है वो क्या कहलाता है? मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। ठीक है, अब पहला तो यह हो गया कि हर एक नागरिक ऐसी सिचुएशन में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा यह है, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। एक खंड जो है वह नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकते हैं। अगर मैं सेकुलरिज्म की बात करें हम लोग, धर्मनिरपेक्षता की, धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसमें राज्य जो है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, कहता है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार इस प्रकार हैं। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। एक तो है समानता का अधिकार। देखिए, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। सभी लोगों को क्या होगा? देश का जो कानून है बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता होगी। सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का भी अधिकार इसमें शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है? संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना भी अपराध होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो ये हमारे जो संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता होगी, फ्रीडम होगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आप किसी से जबरिया श्रम नहीं करवा सकते। धार्मिक, आपकी चाहे जिस धर्म को मानना चाहो उसको अपना सकते हो। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है आपको। संवैधानिक उपचार का भी अधिकार है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन हमारा 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। भारतीय संविधान निर्धारित करता है कि, क्या निर्धारित करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान जो है ये राष्ट्रीय पारिचर्या रूपरेखा निर्धारित करता है। ये बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, ये इसको निर्धारित करता है। भारतीय संविधान क्या निर्धारित करता है? बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय लें। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? तो ये संघवाद की व्याख्या करता है, फेडरलिज्म की बात करता है। और ये क्वेश्चन हमारा 6 फरवरी 2023 को पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय डैश
के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं? तो भारतीय जो हैं वो संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? कौन सा पॉइंट है जो संविधान सभा के बारे में सही नहीं है? देखिएगा, सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे, ये तो ठीक है। और सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों से आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया, ये भी ठीक है। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे, ये भी ठीक है। सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, ये बात गलत है, जबकि उसमें महिलाएं भी शामिल थी, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी है और शिक्षा ग्रहण का भी अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार यह है मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी जो हैं ये एकमात्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। फिर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। पॉइंट कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में काम करता है? तो वो हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ये भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में काम करती हैं, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? कौन सा हिस्सा? तो वह हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करते हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य इनका दोहरा ये है, प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकें। अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार नहीं, सामाजिक आर्थिक सुधार की बात नहीं की गई है। ए और बी इसमें ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं, ए और बी ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। किसके पास? न्यायपालिका के पास होता है। चैप्टर 2 कहता है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता की समझ की बात करते हैं। देखिएगा, धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या? धर्मनिरपेक्षता को समझिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। कौन? भारतीय संविधान। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई, ठीक है। अब धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। इस पॉइंट को फिर से पढ़िए। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को क्या किया? एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई, स्ट्रैटेजी फॉलो किया। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी कॉन्सेप्ट को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्म को राज्य से अलग रखना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, धर्म निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। ध्यान रखिएगा, धर्म निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? धर्म को राज सत्ता से अलग करना। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव
उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा भी करनी है। इसका अर्थ ये है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की भी आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है इसको समझिए। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। क्या? कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन सकता है। इस तरह दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है ना, वह किसी पर धर्म को थोप नहीं सकता। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है, क्योंकि राज्य में जितने भी लोग हैं, जो व्यक्ति चाहे जिस धर्म को मान सकता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप मतलब जिसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट भी देता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का तरीका। किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्य कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग अलग करने, अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगा दी है। राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। अगर राज्य हस्तक्षेप कर रहा है मतलब वो हेल्प कर रहा है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, समझिए। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। ठीक है, अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया? विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक फ्रीडम को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है कि जो राज्य है वह धार्मिक मामलों में जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, राज्य धर्म से अलग है, लेकिन धर्म से उसका फासला कुछ सिद्धांतों को लेकर के है, कुछ सैद्धांतिक फासला है, पूरी तरीके से अलग नहीं है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जरूरत पड़ने पर।
यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और बी को समझना है। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। बिल्कुल बात सही है, हमारा भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के आरक्षण का प्रावधान हो, बी गलत है, हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत बताता है कि सभी धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं। राज्य भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की बात भी करता है। ए बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य का अपना धर्म होता है, नहीं, राज्य का अपना धर्म नहीं है। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो वो सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए। क्या चाहिए? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए, किसी एक धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। यहाँ से चैप्टर 3 संसद और कानूनों का निर्माण की बात करेंगे, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज की बात करेंगे। देखिएगा, आपको पता है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने ये मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, और ये मांग किसने की थी? तो आपको बताना, ये मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। या कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग थी, फिर उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ये भी होगा। तो आपको बताना है कि इनकी मांग थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग किसी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया था। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इतनी बात क्लियर है। लोग और उनके प्रतिनिधि की बात करते हैं, देखिएगा। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी होना। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो क्या है कि लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ पिक्स हैं, ठीक है, हमारे भारतीय संसद की। देखिएगा, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानूनी निर्मात्री संस्था है। भारतीय संसद में ज़्यादातर कानून हमारे भारतीय संसद में ही बनते हैं। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। कितने? 245। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन होते हैं?
देश के उपराष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545। ठीक है, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। संसद की भूमिका क्या है? द रोल ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं। देखिए, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। इन सांसदों को मिला करके संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को कुछ काम करने होते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। चलिए, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की क्या होती है? एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए सर। ठीक है, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कामों का जिम्मा यानी कि जिम्मेदारी भी संभालते हैं। यहाँ पे 2 इमेज आपके सामने है। यहाँ पे लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है। लिखा है पॉइंट कि केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं, पहली इमारत, दूसरी इमारत। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, यानी कि देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम कौन करता है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ से पिछली बार शायद 2024 में 14 दिसंबर 2024 के पेपर में था या शायद उससे पहले वाले में क्वेश्चन पूछा गया था।
वहाँ पे लिख दिया था कि राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राज्यसभा के 12 सदस्य तो नामांकित किए जाते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति की ओर से किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शायद होगा तो बताएंगे। अगला पॉइंट, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? सबसे पहले प्रश्नकाल। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। नए कानून किस तरह बनते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। देखिएगा, आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह जो अलग अलग ग्रुप हैं वो किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं कि ये कानून बनना चाहिए। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है, समझिए। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति हो, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को ये नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। ठीक है, 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृत के लिए भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा कि 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे, जो बचा रहे। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून की बात करते हैं। जो कानून जो अलोकप्रिय हैं, जिनको लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया है ना, उसको माना नहीं, या जिन पर अक्सर विवाद होते रहे। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है, जिसे लोग पसंद नहीं करते कि यह कानून नहीं आना चाहिए। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं है। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वो कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। कौन? अदालत कर सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आइए रोजा पार्क्स की थोड़ी कहानी पढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये महिला है जो अफ्रीकी अमेरिकन है और ये एक गोरा व्यक्ति है और ये इसे सीट से उठने के लिए मना कर देता है। मतलब ये इसको सीट से हटने के लिए कहता है, ये उठने से मना कर देती है, उसको सीट देने से मना कर देती है। उसकी कहानी है ये। रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। हम क्यों आपके लिए सीट छोड़ें? इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया, तो ये 1964 में। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इससे पहले वाली जो क्लास थी, क्लास 7th की, उसमें भी इस टॉपिक को कवर हमने किया है।
चलिए क्वेश्चन कहता है, देखिए निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए। 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन हमारे सामने है। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात लिखी है। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। भैया इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था, इसलिए बी ऑप्शन हट जाएगा, केवल ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा, राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। नहीं, अभी हमने पीछे पढ़ा कि राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। किसकी तरफ से? राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ये हट जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जी हाँ, यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। वेरी गुड। इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। ये भी ठीक है, ऑप्शन बी सी डी तो राइट हो जाएगा, लेकिन ए हट जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सी डी यहाँ पे हो जाता है राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने डैश के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। 30 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। जेंडर की वहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है, इसलिए ए बी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है डैश का होना। किसका होना? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो एक्ट प्रभावी हुआ वो 2006 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 2006 से। फिर क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? तो विपक्ष जो है वह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है? देखिएगा, महिला का उसके पति द्वारा यौन उत्पीड़न, ये तो हमारा घरेलू हिंसा से संबंधित है, ठीक है। घर के भीतर मौखिक और भावनात्मक धमकियां, गाली दे रहे हो, है ना, गाली गलौज कर रहे हो, वर्बल और इमोशनल थ्रेट्स उसको दे रहे हो, ये भी जो है कि संबंधित है। घर के भीतर एक महिला का आर्थिक शोषण आप कर रहे हो, ये भी इससे संबंधित है। ओके, लेकिन आगे हमारा महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव इसमें नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर आपके सामने आ गया है, न्यायपालिका की बात करेंगे, देखिएगा, ठीक है। चलिए, न्यायपालिका की क्या भूमिका है इसको समझिए। न्यायपालिका के कामों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक और सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। कौन? न्यायिक समीक्षा। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। यहाँ पे कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये काम न्यायिक समीक्षा का है। ओके, अगला प्रश्न, कानून की रक्षा और उसके मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो कहाँ जा सकता है? तो वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय आप देख पा रहे हैं। चलिए,
ये जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? पॉइंट टू बी नोटेड, देखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। क्या पहलू है? शक्तियों का बंटवारा। यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब ये है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? अदालत में। भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है वो भी समझ लीजिए। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। सर कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। ठीक है, हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी होता है। हर स्टेट का एक उच्च न्यायालय होता है और वो अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। भाई एक उच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय से ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया कौन होते हैं? तो देश के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। चलिए, मद्रास उच्च न्यायालय है। यहाँ पे देखिए, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ या बेंच भी मौजूद हैं। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हमारे पास किस प्रकार की व्यवस्था है? तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। चलिए, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं आपके सामने। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम? दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक या फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा
हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच अंतर क्या है, इसको समझते हैं। फौजदारी कानून, कई बार इनमें डिफरेंस अंतर पूछा जाता है, तो आप इसको समझ लीजिए। चलिए, फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार यात्रियों से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि इसमें शामिल है। ये पॉइंट हमारा गलत लिखा है, यहाँ पे यात्रियों से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यात्रियों से है ही नहीं। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं। जो फौजदारी कानून है ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं। यहाँ पे क्रियाओं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रियाओं। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे क्रियाओं, यात्रियों हटा दो। अब इस पॉइंट को पढ़िए, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। दीवानी कानून जो है इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जैसे ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद होते हैं ये। ठीक है, जो हमारा फौजदारी कानून है इसमें सबसे पहले आम तौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जाती है। ठीक है, जो हमारा फौजदारी कानून है इसमें पहले FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। जो हमारा दीवानी कानून है इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। और फिर हमारा जो फौजदारी कानून है इसमें अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। वहीं पर दीवानी कानून में अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। इस तरीके से दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। कौन? अदालतें। अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद ये कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, वेरी गुड। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं, पूरा नहीं पढ़ना है। देखिएगा, पॉइंट लिखा है कि ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। क्या बताया? इसमें अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल ये नहीं कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू
आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। ये पॉइंट हमने इसलिए यहाँ पे दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। फिर पॉइंट है कि न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल है। इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल है। क्वेश्चन हमारा 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। क्या दर्शाती है भैया? विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। क्या दर्शाती है? विधायिका और कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। 15 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन आपके सामने है। न्यायपालिका के बारे में अभी हम लोग न्यायपालिका की भूमिका को समझ रहे थे। तो नागरिकों और सरकार के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। ठीक है। न्यायपालिका क्या करती है? विवादों का निपटारा करती है। ठीक है। और देश हित में नए कानूनों का निर्माण, ये काम न्यायपालिका का नहीं है, ये काम संसद का है। किसका है? ये काम संसद का है। ठीक है। इसलिए हट जाएगा ऑप्शन हमारा। फर्स्ट राइट है, सेकंड हट जाएगा। न्यायिक समीक्षा, हाँ ये भी जो है न्यायपालिका का ही काम है। न्यायिक समीक्षा में होता क्या है? न्यायिक समीक्षा में जैसे यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको व्यवहार में लाए न्यायपालिका, उस पर काम करे, यही इसका काम है। इसलिए ऑप्शन ए सी डी सही है, बी हट जाएगा क्योंकि ये न्यायपालिका का नहीं संसद का काम है। अगला प्रश्न फिर आपके सामने है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? विधायिका और कार्यपालिका जो हैं वो न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये सिद्धांत है हमारा शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, सबका काम अलग अलग है। ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न फिर आपके सामने है जो कहता है कि देखिए 4 नंबर क्वेश्चन 1 फरवरी 2023 का है। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, ये मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, क्योंकि अगर जो है कि बहुत लंबा समय लग जाता है सुनवाई होने में, कार्रवाई होने में, है ना, कार्रवाई कर दी, अब उसका रिजल्ट आने में बहुत लंबे समय तक फाइलें पड़ी रहती हैं, बहुत देरी से सुनवाई होती है। तो ये क्या है ना, इंसाफ में देरी यानी कि आपने इंसाफ का कत्ल तो पहले ही कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 29 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। कथन है हमारा शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। 3 अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारियों के तहत काम करते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है नहीं। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन या व्यवहारों को सुनिश्चित भी नहीं करता। ऑप्शन ए और बी हमारे जो है वहाँ राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है
सरकार के तीनों अंग अलग अलग अधिकारों का पालन करते हैं। यह क्या कहलाता है? ये सेपरेशन ऑफ पावर्स कहलाता है, ये शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। 21 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह क्या है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इस तरीके से चैप्टर होता है कंप्लीट। अब चैप्टर 5 है आपके सामने, हाशियाकरण की समझ। देखिए क्या कहता है हाशियाकरण की समझ। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है? सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का मतलब होता है, हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। ठीक है। हाशियाकरण की वजह ये हो सकती है कि वे एक अलग भाषा, अब देखिए अगर आपने किसी को किनारे पर धकेल दिया है ना, या उसको साइड में कर दिया है, ठीक है, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि वो एक अलग भाषा बोलते हैं। कुछ लोग अगर अलग भाषा बोलते हैं या अलग जाति के हैं तो गांव वाले उनको क्या करते थे, अलग गांव से अलग उनको रहने की जगह देते थे, वो गांव से बेचारे अलग रहते थे। ठीक है, यानी कि उनको किनारे कर दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था। तो इसके पीछे की वजह वे अलग भाषा बोलते हों, अलग रीति रिवाज अपनाते हों, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हो सकते हैं, है ना। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से, कि उनको कम समझा जाता है ना, माने जाने की वजह से, शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। ठीक है, अपनी गरीबी की वजह से, अलग बोलचाल की वजह से, रीति रिवाज की वजह से, अपनी सभ्यता संस्कृति की वजह से वो समाज से अलग थलग कर दिए जाते हैं। उन्हें जो बहुसंख्यक समाज है वो अलग कर देता है कि ये इनको हम आपस में नहीं मिला सकते। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का ये एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से भी रोक देता है, क्योंकि जो बहुसंख्यक लोग जिन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं वो अल्पसंख्यक लोग नहीं उठा पाते। जो हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, उनको उन सब चीज़ों का अवसर नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप जो बहुसंख्यक लोग हैं वो उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विवश कर देते हैं। ठीक है। और अब देखिए अगला पॉइंट है, आदिवासी लोग कौन होते हैं? हु आर आदिवासीज? समझिए, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। कितने? 500 से भी ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों और शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहते हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासी थे जिन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है।
इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किनकी, देखिए कि कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है? संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएँ मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, ठीक है, कौन सी जाति पाई जाती है, कौन सा आदिवासी समुदाय पाया जाता है? तो वहाँ पे डोंगरिया कोंड नाम का आदिवासी समुदाय का इलाका है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ देखिए, आदिवासी और स्टीरियोटाइपिंग को समझिए। चलिए, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सव हों, सरकारी कार्यक्रम हों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। आदिवासी और विकास, आदिवासी एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। देखिए, 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीन कर आजीविका चलाया करते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य तथा निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। अपनी ज़मीन और जंगलों से पिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। देखिए, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण को समझते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता तथा न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है, ठीक है। चलिए, मुसलमानों और हाशियाकरण की बात करते हैं। देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% थी। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले
उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले। हालांकि अब तो बहुत कुछ बदल गया। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज़ टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। मुसलमानों की इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटवाइजेशन होने लगता है। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग हाशियाकरण की स्थिति में हैं, हाशिए पर हैं, उनके लिए अक्सर चीज़ों का अभाव रहता है, पूर्वाग्रह से जुड़े रहते हैं, शक्तिहीन उनको समझा जाता है। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। अब इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है? जो हमारा क्वेश्चन जो है वह 15 दिसंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है। तो हाशियाकरण जो है वह व्यक्ति और समूह को निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर लेकर के जाता है। शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच होती है, अभाव होता है चीज़ों का इनके लिए, सामाजिक विकास के लिए मौके इनके पास नहीं होते, इसलिए डी कट जाएगा। ए बी सी ऑप्शन हमारे 3 राइट हो जाते हैं, ए बी सी राइट हो जाते हैं। 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। कहता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? वो था हमारा ईसाई धर्म, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभर करके सामने आया। बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। 1 फरवरी 2023 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हाशियाकरण प्रायः संबंधित होता है? किस स्थिति को अनुभव करने के साथ? तो देखिए, इनके पास चीज़ों का अभाव होता है, ये चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, इनके लिए भेदभाव का सामना करना पड़ता है इनको, ठीक है। लोग इनके साथ भेदभाव करते हैं, समानता इनको मिलती नहीं है, और गर्व जैसी कोई बात इनके पास होती नहीं है गर्व करने की, ठीक है। ऑप्शन ए और बी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की डैश स्थिति का अध्ययन और जांच की थी। किसका अध्ययन और जांच की थी भाई? तो इन्होंने आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया, जांच की, और राजनीतिक स्थिति और अध्ययन का जांच की थी। नहीं, इसमें नहीं, हाँ, आर्थिक राजनीतिक तो आएगा ही नहीं इसमें। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो है कि स्थिति का अध्ययन और जांच की थी। बी हट जाएगा, हमारा ए सी डी राइट हो जाएगा, ए सी डी राइट हो जाएगा। हाँ, नीचे ऑप्शन दिया है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक, राजनीतिक वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सामाजिक हाशियाकरण के संदर्भ में गेटवाइजेशन एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज़्यादा आबादी होती है। यह डैश के कारण संभव है। किसकी वजह से? ये विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण की वजह से संभव होता है। बेहतर नौकर के अवसर और दाम्पत्य साथी के लिए नहीं, आकस्मिक स्थितियों जैसे भय या विरोध के कारण संभव हो पाता है, और समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना, इसलिए ऑप्शन बी तो हट जाएगा, ए सी डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ए सी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है ऐसे कारणों की पहचान कीजिए जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्य के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया।
तो वो हमारा कौन कौन से कारण हैं? वन नीतियाँ हो गई, आर्थिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, जलवायु की स्थितियाँ नहीं है, राज्य द्वारा राजनीतिक बल। तो ये हमारे 3 ऐसे कारण हैं, ठीक है, जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूर, निर्माण कार्य के मजदूर, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया है। अगला प्रश्न कहता है कि समाज में कुछ समूहों का हास्यकरण संभावनीय है। क्यों क्यों उनका जो है कि हास्यकरण संभावनीय है? क्यों संभावना है उनके हास्यकरण होने की? एक तो हास्यकरण या हाशिए की स्थिति में आना या हाशिए पर जाना, इसके पीछे का रीज़न है कि वो अलग भाषा बोलते हैं, इसलिए हो सकता है कि उनको हास्यकरण की स्थिति झेलनी पड़े, ठीक है। दूसरा, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, उनकी संस्कृति अलग हो सकती है, सभ्यता अलग हो सकती है, इस वजह से वो हास्यकरण की स्थिति में आ सकते हैं। अस्वीकार्य सामाजिक समूह से आते हैं, तो ये भी हो सकता है भाई, ठीक है। बाकी ये बिलोंग टू, ऐसा नहीं कि कोई अस्वीकार्य सामाजिक समूह से आता है तो वो हास्यकरण की स्थिति में आएगा, ये हटा दो। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के अगर हों तो वो हास्यकरण की स्थिति में आ सकते हैं। ए बी डी ऑप्शन राइट है, सी हट जाएगा हमारा, ए बी डी राइट हो जाता है। जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए कथन को पढ़िएगा। देखिए, जनजातीय भाषाओं के बारे में, संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं, ठीक है। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी है, ये भी ठीक है। ए और बी दोनों ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। चलिए 6 नंबर चैप्टर नंबर 6 देखिएगा। हास्यकरण से निपटना, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। देखिए, मौलिक अधिकारों का उपयोग होगा इसमें। कैसे? संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। इसका मतलब ये भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। हाशियाई तबकों के लिए कानून। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन दिया गया। देखिए, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें, जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कानून नीति है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ ये है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की बात करेंगे। देखिए, रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई
और कानून का सहारा लिया। ये कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोज़मर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्यवाही करे। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। दूसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा शरीर पर रंग लगाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। ठीक है। और दूसरा यह है कि इसमें ऐसे कार्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इन कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। हाथ से मैला उठाने का कलंक देखिएगा, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे लोग झाड़ू, टिन और टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। सिर पर मैला ढोने वाला बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया था। ये कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अन्य संगठनों और व्यक्तियों, जिनमें 7 मैला ढोने वाले थे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। आदिवासियों की मांगें और 1989 का अधिनियम समझिए। देखिएगा, आदिवासी कार्यकर्ता अपने परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया, यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में ये भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, 15 दिसंबर 2024 को क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, वन्य समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार की मान्यता दी गई नहीं, उनको वन अधिकारों पर मान्यता नहीं दी गई है। वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। ठीक है, वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना, वन समुदायों के घर के आसपास की ज़मीन, खेती और चराई योग्य ज़मीन पर उनके अधिकार की मान्यता दी गई है।
ठीक है, बाकी ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये 2006 के अंतर्गत नहीं आता कि उनको वन के समुदाय या लकड़ी या जो वन के जो बाकी प्रोडक्ट हैं उन पर मान्यता नहीं दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कौन से अधिकारों को? तो ये हमारा देखिए वनवासी और दूसरा अनुसूचित जनजाति हो गया आपका, ठीक है, अनुसूचित जनजाति हो गए, इनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बाकी इसमें पेपर मिल हो गए या जानवर अधिकार कार्यकर्ता, इनको इंक्लूड नहीं करता है। तो आप समझिए, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार नियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी हैं, फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ए और बी यानी फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड, ए और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ था? क्योंकि इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते थे, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करेंगे हम लोग। पब्लिक जन सुविधाओं की बात करेंगे। देखिए जीवन के अधिकार के रूप में पानी की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में ये कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में आता है। जन सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो देखिएगा, पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार की भूमिका, सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराए। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है जो उनकी ज़रूरतें हैं। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त हो, इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। विकल्पों की तलाश देखिएगा, इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की ये मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने ये मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। नगर पालिका के जरिए जल आपूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूँकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलपूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। निष्कर्ष की बात की जाए तो जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराए। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया है? तो वह है, एक बार कुछ झुग्गीवासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। ये वो वास्तविक घटना है जिसने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट चैप्टर आपके सामने है और इसी के साथ हमारी पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए
कानून और सामाजिक न्याय की बात कर लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। लॉ एंड सोशल जस्टिस। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों, उपभोक्ता हों या उत्पादक हों। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मज़दूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मज़दूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत भी है। मज़दूरों को मेहनताना कम न मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो। बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में ये भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटे तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। ठीक है, इस तरीके से अब क्वेश्चन है 25 जनवरी 2023 का, कहता है भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाता है। इसी तरीके से हमारी पॉलिटी भी कंप्लीट होती है और हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट करवा दी है। मतलब कि हिस्ट्री भी हमने 6, 7, 8 की कंप्लीट करवा दी है, जियोग्राफी भी हमने 6, 7, 8 की कंप्लीट करा दी, पॉलिटी भी हमने 6, 7, 8 की कंप्लीट करा दी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेडागोजी क्वेश्चंस कवर करेंगे एसएसटी के। ठीक है, कैसी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी तीनों की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तीनों प्लेलिस्ट में 3-3 वीडियो हैं। हिस्ट्री 6, 7, 8, जियोग्राफी 6, 7, 8 और पॉलिटी, उनको देखिएगा और आपका सीटेट बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।